अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमज़ा याकूब, जो कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे और उभरते हुए नौजवान शायर हैं। और मेरी खुशकिस्मती कि आज ये मेरे पास आए हुए हैं, तो मैंने मौके को गनीमत जाना और सोचा कि इनसे कुछ गपशप कर ली जाए और शेर व शायरी के हवाले से, इनके शेरी सफ़र के हवाले से, इनकी शेरी सरगर्मियों के हवाले से जो है वो बातचीत की जाए लाइटर नोट पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़िया भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सुनाएं कैसा चल रहा है आजकल, क्या अच्छा मसरूफियात चल चल रही रहा हैं? है। बस सेमेस्टर जो है वो ख़त्म होने को है, डिग्री मुकम्मल होने को है। हम्म, तो दोस्तों से मुलाकातें चल रही हैं इन दिनों। सही चले, थैंक यू वेरी मच कि हमें भी उस लिस्ट में शामिल किया गया जिनसे स्पेशल हमजा भाई जो है वो मुलाकात करने आए हैं। तो चलो, दैट्स गुड। और बाकी कुछ हम आपके शेरी सफ़र के हवाले से बात करेंगे कि आप, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमज़ा जो हैं इनका एक शेरी मजमू जो है वो रफ़ के नाम से आ चुका है, जो शेर व शायरी से या इल्मी और अदबी हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको मालूम है और काफ़ी पजीराई हासिल कर रहा है हर तरफ। और मैंने ख़ुद उसको पढ़ा है और वो बड़ा जानदार कलाम है इनका। और कुछ वीडियोस मैंने पहले इनकी अपने चैनल पे लगाई भी थी, उस पर भी काफ़ी लोगों ने पजीराई की थी कि बहुत अच्छा कलाम है इनका, बहुत अच्छा काम है। आजकल के जो शायर हैं उनसे बड़ा हट के इनका कलाम है, इनका एक अपना उस्लूब है। आप इनकी शायरी पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि किसी दूसरे शायर की झलक है उसके, और अपने इनके कह लें कि तजुर्बात हैं जिनको ये शेरों में ढालते हैं, इसलिए वो बिल्कुल आपको नए लगेंगे। वो मज़मून जो इनकी गज़लों में, इनके अशार में होते हैं, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहले भी कहीं पढ़े हुए हैं। तो ये इनका ख़ासा है। और बहुत शुक्रिया ज़िया भाई। ये मैं और बहुत से बाकी जो शुरा हैं, मैं उनसे उनसे मेरी बातचीत होती रहती है इस हवाले से भी, और वो सारे बड़ी तारीफ़ करते हैं हमज़ा की कि वाकई एक बड़ा अच्छा नौजवान शायर है, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छा और बड़ा अदबी हवाला बन के सामने आएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, तो आपको, अच्छा, इनकी उम्र जो है वो 25 साल है माशाल्लाह। और अब 25 साल की उम्र में अब इनकी किताब भी आ चुकी है और ये इल्मी और अदबी हलकों में एक अच्छे शायर माने जाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, ये शेरी सफ़र जो है ये तो 25 साल से काफ़ी पहले शुरू हुआ होगा। तो मैं जब 25 साल का था तो मुझे तो ना इतनी रग़बत थी शेर व शायरी से, ना ज़ौक़ था। और ये 25 साल की उम्र में जो है माशाल्लाह साहिब किताब हो चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है इनका सफ़र जो है वो बहुत पहले से शुरू हुआ होगा। तो उस सफ़र के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कब से आप शेर कह रहे हैं और कब आपको मतलब ये आश्कार हुआ, या आपको ये बात आपको समझ आई कि हाँ यार, मैं शेर कह सकता हूँ? जी बहुत शुक्रिया। बाकायदा जो शायरी मैंने शुरू की है वो 2015 से की है। मैट्रिक के मैंने पेपर दिए हुए थे उन दिनों, और तब मैंने पहला मुशायरा पढ़ा मुज़फ़्फ़रगढ़ में, और उसके बाद मैंने बाकायदा शेर कहना शुरू किए। सही। उससे पहले वक्तन फ़वक्तन मैं मिसरे मौज़ू कर लिया करता था, कभी पैरोडी बना ली किसी शेर की, या नात पढ़ने जाते थे। मौसीकी और बिलख़ुसूस मज़हबी शायरी, नातिया कलाम या अम्द का कलाम, वो हमारे घर में बहुत सुना जाता था। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि कोई नात में गुनगुना रहा होता था, मुझे धुन अच्छी लग जाती थी, लेकिन मुझे वो उसके जो लिरिक्स हैं, जो शेर थे, वो याद नहीं होते थे। तो मैं ख़ुद से उस धुन में शेर कहने की कोशिश करता था। तो इस तरह, उसके अलावा 8वीं क्लास में जब मैं था, हमारे घर रिसाले आया करते थे। बच्चों का एक रिसाला है बड़ा मशहूर, फूल। तो उसमें मैंने कहानियाँ भेजी, वो कहानियाँ शाये भी हुई, ख़तूत भी लिखा करते थे। बड़े खुश होते थे जब वो महीने बाद रिसाला आया करता था गाँव में। तो खैर, कहानी लिखते-लिखते एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो बात मैंने पूरी कहानी में की है, वो 2 मिसरों में की जा सकती है। तो वहाँ से फिर नसर से मैं शेर की तरफ आया। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कंपनी भी नहीं थी, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे डिस्कस किया जाए, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि यानी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं शेर की। मुझे पढ़ने में अच्छे लगते थे, लिख के मुझे खुशी मिलती थी, मुझे इतना पता था। तो 2015 से फिर मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए, दोस्तों से मुलाकातें हुई, सलीम लुत्फ़ानी साहब। 2015 में आपकी उम्र क्या थी? 16 साल। 16 साल। 16 साल की उम्र से जो है वो मुशायरे, माशाल्लाह, तो क्या बात है। मुज़फ़्फ़रगढ़ में मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, सलीम लुत्फ़ानी साहब, फैसल इमाम रिज़वी, यासीन सालिक और
उन अफजल सफ़ी साहब, तो ये दोस्तों ने मिलकर एक तंजीम बनाई हुई थी, गूंज अदबी फाउंडेशन के नाम से। तो वहाँ मैंने पहला मुशायरा पढ़ा उनके पास जाके, और फिर शेर की टेक्निकलिटीज़ पे बहस हुई। तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और सलीम साहब ने मुझे याद है कहा था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अरूज़ पे शेर कहते हैं या रिदम पे, और ना मुझे अरूज़ का पता था ना रिदम का पता था। तो खैर उन्होंने फिर एक मिसरा दिया, उन्होंने कहा इस पे मिसरा लगाओ, तो मैंने मिसरा लगाया, वो वज़न में था। तो उन्होंने कहा शायर तो आप हैं, बस आप शेर कहें। तो यहाँ से बाकायदा शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ, और फिर ये सिलसिला जो है वो यहाँ तक आ पहुँचा। सही। अच्छा, ये मैं आम आवाम के लिए बता दूं, शायर हजरात जो हैं, वो जो शायर हजरात से शायरी से वाबस्ता लोग हैं, उनको तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें मालूम होती हैं, शायरों को ख़ास तौर पे। लेकिन शायर जो होता है, मैंने अक्सर बड़े बड़े शुरा से सुना था कि शायर बाय बर्थ होता है। ठीक है, शेर शायर यानी आप चाह के नहीं बन सकते, जो एक नेचुरल है। उसकी मेन वजह यही है कि शेर एक मीटर में कहा जाता है, एक उसकी एक मेजरमेंट होती है ना, ठीक है, उरूज कह लें आप उसको, ठीक है, उसके रुकन होते हैं कि कितने कितने हिज्जे जो हैं, या कितने लेंथ का, वो एक आप आम जबान में कह लें कि लेंथ का एक मिसरा हो सकता है। तो ये आम बंदा जो है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करने बैठ जाऊं कि फ़र्ज़ करें एक मिसरा है, उसके अंदर मैंने इतने हिज्जे के इतने अल्फाज लिखने हैं, तो मैं तो पूरी ज़िंदगी कभी ना 2 मिसरे जो है हम वज़न कर पाऊँ। लेकिन ये शायर हज़रात जो होते हैं, इनके अंदर ये मीटर फिट होता है। यानी इनको मिसरा सुन के या शेर सुन के इनको समझ आ जाती है कि 2 मिसरे जो हैं यहाँ वज़न है कि नहीं है। और इसका मैकेनिज़्म शुरू-शुरू में इनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से कह लें कि वदीयत है, ये गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये एक जो नेचुरल शायर होता है, वो ये होता है कि उसके अंदर मिसरे मौजू करने का या मिसरों को हम वज़न करने का जो मीटर होता है, वो उसके अंदर ऑलरेडी फिट होता है। और ये बात मुझे बहुत अरसे बाद जाके हमजा से ही बात करके समझ आई। क्योंकि मैंने एक दफ़ा फैज़ साहब का इंटरव्यू सुना, अहमद अलीम कासमी साहब का इंटरव्यू सुना, तो उसमें वो यही कहते थे कि शायर जो है वो बाय बर्थ होता है, शायर पैदा नहीं होता, पैदा होता है शायर। ठीक है। अच्छा, वो बड़े लोग थे, तो मैंने उनकी बात मतलब समझ तो मुझे यार मान तो मैंने ली, तस्लीम तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई कभी कि यार ये कैसे मतलब हो सकता है ना, होता होगा कैसे, मतलब उसका मुझे समझ नहीं आई। तो वो एक दफ़ा मैं हमजा से ही बात कर रहा था, तो यही बात हमजा ने जब मुझे बताई, कि जब भी उन्होंने बात बताई कि मैं उस्ताद थे शायद आपके, उन्होंने आपको कहा कि मिसरा लगाएं, तो मिसरा उन्होंने लगाया, तो उसने कहा शायर आप हैं। तो उससे मुझे थोड़ी बात क्लियर हुई कि अच्छा, मतलब वो जो मीटर होता है मिसरे का, उसको हम वजन करने का, वो शायर के अंदर फिट होता है, इसलिए वो बाय बर्थ होता है। ठीक है, बाकी फिर रियाजत है, जितना आप उस पर वर्किंग करेंगे, रियाजत करेंगे, आप उसका कलाम उतना निखरेगा और आप बेहतर शायर बन सकते हैं। तो ये आम आवाम के लिए एक बात जो कि मुझे भी बड़े अरसे बाद समझ आई, और बहुत सारे आम जो शेर पढ़ने वाले लोग हैं शायद उनको ये बात समझ नहीं आती, तो मैंने कहा मैं सही ठीक हो गया। तो शुरू में आपने किन शुअरा को पढ़ा जिनसे आप मुतासिर हुए, और आपको लगा कि, और या आपने उनकी तकलीद करने की कोशिश की किसी की, ऐसे कोई शुअरा? जी, शुरू में चूँकि जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में मौसीकी मेरे नाना अब्बू को बहुत पसंद थी, और रोज़ सुबह नाश्ते के बाद हम सहन में बैठ जाते थे और कोई ना कोई कवाली, कोई गज़ल जो है वो लगा लेते थे। सही। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में हम सुना करते थे, और भी जो क्लासिकल सिंगर हैं हमारे, तो उनमें जो है वो अदम का कलाम उन्होंने काफ़ी सारा गाया, नुसरत साहब ने। तो वो शुरू में मुझे अदम का कलाम बहुत पसंद था, और मैंने इब्तदाई दिनों में तखल्लुस भी अदम रखा हुआ था 2014-15 तक। लेकिन जब 15 में मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए, तो मुझे इस बात की समझ आई कि अपना जो है वो तखल्लुस भी अलग होना चाहिए, और अपना शेर या जो है वो जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ मुझे वो कहना चाहिए, ना कि वो जो जिससे मैं मुतासिर हूँ। तो जो अदम साहब की ज़िंदगी है, जो उनके तजुर्बात हैं, वजह ये है कि मैं उन्हें पैराफ्रेज करूँ, मुझे वो कहना चाहिए जो मुझ पे गुजरता है। सही। तो फिर मैंने वो तखल्लुस भी अपने नाम के साथ हटा दिया। और इसके अलावा गालिब की शायरी पढ़ी, ज़ाहिर है तब हमें समझ नहीं आती थी ज़्यादातर शेरों की, लेकिन जो उनका कलाम है जो सादा है, वो बहरहाल मुझे समझ आ जाता था। और मोहसिन नकवी और अहमद फराज के बहुत सारे शेर मुझे अच्छे लगते थे, उनकी 2-3 किताबें हमारे घर में थी, वो मैंने पढ़ी। तो इस तरह ये सिलसिला इस सिलसिले का आगाज़ हुआ। सही सही। अच्छा, शायरी जो है, मतलब मैंने भी जब स्टार्ट में पढ़ना शुरू की थी, तो पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो लगा कि यार
हमें भी शेर कहना चाहिए। तो शेर कहने की कोशिश भी की, लेकिन फिर जल्दी ही शायरी की समझ आ गई। तो फिर मुझे समझ आई कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है क्योंकि वो वज़न जो है ना वो हमारी शायरी में कभी आया नहीं। और फिर जब उरूज़ का और इन चीज़ों का पता चला, गो के जो शायर होता है वो इनके बगैर भी इस इल्म के बगैर भी वो मिसरे जो है वो हम वज़न कह लेता है, अशार वज़न हम वज़न कह लेता है, लेकिन हमसे वो कहा नहीं गया। तो इससे रिलेटेड ही सवाल है कि अगर कोई बंदा, मेरे जैसा बंदा जिसको उरूज़ आते नहीं हैं लेकिन वो किताबों से या किसी से सीख के शायरी करना चाहे, ठीक है, यानी वो नेचुरली, जिसे हम कहते हैं कि वो गिफ्टेड शायर नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं शायरी करूं, तो क्या उरूज़ वगैरह सीख के, औज़ान वगैरह सीख के, चीज़ कवायद सीख के तो शायरी की जा सकती है? देखिए, शायरी की दो तारीफ़ें या दो अक़साम कह लें आप। एक वो शायरी है जिसमें टेक्निकलिटीज़ को सामने रखा जाता है, यानी आप शेर का क्या पैमाना है, कोई चीज़ शायरी है या नहीं है। और ये बल्कि बहस रेलिवेंट हो जाएगी नसरी नज़्म के हवाले से भी, कि कोई भी चीज़ शायरी क्या है, क्या शायरी सिर्फ वज़न का नाम है, यानी अगर कोई भी दो मिसरे हैं जो टेक्निकली वज़न के एतबार से दुरुस्त हैं, क्या उन्हें शेर माना जा सकता है या नहीं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसे शेर तस्लीम कर लिया जा सकता है, और ऐसे बेपनाह शायर है, यानी ख़त्म नहीं होते, जिन्होंने किताबें पढ़ी, रूस सीखे और उसके बाद जो है वो शेर कहना शुरू किए। लेकिन क्या सिर्फ यही एक पैमाना है किसी भी चीज़ को, किसी भी जुमले को, लाइन को शेर तस्लीम करने का? तो फिर तो वो शायरी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ शायरी चीज़ दीगरे अस्त, तो ये शायरी नहीं हो सकती। वो एक शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो शायर बाय बर्थ होता है, ये चीज़ें उसे सीखनी चाहिए और टाइम टू टाइम सीख भी लेता है। जब पहली दफ़ा मुझे उरूज़ का पता चला, एक बंदे ने मिसरा पढ़ा और एक शायर बैठे थे जिन्होंने फ़ौरन बता दिया कि इसकी बहर ये है, इसके ये अरकान है, इसमें ये लफ्ज़ गिर रहा है, तो मैं बड़ा हैरान परेशान हो गया कि ये क्या चीज़ है। लेकिन कुछ अर्से बाद मैंने उरूज़ की एक किताब पढ़ी, मेरे दोस्त हैं फैसल इमाम रिजवी, हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ें तो मुझे मालूम है, बस मुझे ये पता नहीं है कि इसे बहर कहते हैं, इसे रुकन कहते हैं, ये लफ्ज़ गिर रहा है। मुझे ये पता था ये रिदम में है, ये दो लाइनें इनका रिदम मैच हो रहा है, और इनमें कोई चीज़ है जो, यानी अगर उसी तरह के दो जुमले लगा दिए जाएं जो उसी वज़न में या रिदम में भी हों, फिर भी वो शायरी नहीं होगी। इसका कोई पैमाना बनाया नहीं जा सकता, मेरा नहीं ख्याल। और शायरी में जो है ना वो एक तरह की पुरस्रारियत होती है और उससे होना भी चाहिए। जब भी, यानी नफ्सियात भी अगर आप पढ़ें, नफ्सियात में ये चीज़ बड़ी इस पे रिसर्च भी हुई है, डिबेट भी हुई है कि जो तख्लीकी अमल है वो मिस्टीरियस होता है, उसे होना चाहिए। जैसे जैसे आप उसकी पुरस्रारियत को ख़त्म करके उसे मैकेनिकल करना चाह रहे होते हैं, वो उसकी तासीर ख़त्म होने लग जाती है। अब जितने, यानी बड़े बड़े शायर हैं जिन्होंने उरूज़ नहीं पढ़े, जिन्होंने यानी इतनी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी शायरी में वो तासीर है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की गुफ्तगू में भी नहीं होती। जैसे मखमूल कलंदरी हैं एक सराइकी शायर, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनकी आप शायरी देखें, उनकी नज़में देखें, आप हैरान हो जाएंगे, फितरत से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल जो यानी बहसें हो रही हैं, यूरोप में हो रही हैं, माहौल के हवाले से हो रही है, वो डेरा इस्माइल खान में बैठा हुआ एक बंदा जिसकी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, उसे वैसे उस चीज़ का शऊर है। तो ये तो मुझे लगता है कि यानी रूज सीखे जा सकते हैं, वज़न में लाइनें भी कही जा सकती हैं, लेकिन जो शायरी है वो मिसिंग हो जाएगी। और यही वजह है कि नसरी नज़्म के हवाले से भी, मैं नसरी नज़्म को भी इसलिए शायरी मानता हूँ कि वो नसरी नज़में जिनमें मुझे महसूस हो कि ये यानी ये शायरी है, उसमें एक पुरस्रारियत होती है, उसमें एक कैथारसिस होता है, आप पढ़ के रिलेट कर रहे होते हैं नज़मों की लाइनों में। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह हर नसरी नज़्म को, यानी हर नसर जो नसरी नज़्म के फॉर्मेट में लिखी जाए उसे नज़्म मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरह शेर का भी यही मामला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायरी चीज़ जिगरे अस्त, और इसे कोई, इसका कोई मैकेनिकल पैमाना मेरे पास कम से कम नहीं है कि मैं इसे यानी एक्सप्लेन कर सकूं कि ये क्या चीज़ है। शायरी जो है वो आपके नज़दीक क्या चीज़ है? मतलब ये कोई समाज जो है उसकी बुराइयों को हाईलाइट करने का या उसकी इस्लाह का कोई टूल है आपके नज़दीक, या जमालियात जो हैं उसके इजहार का कोई एक ज़रिया है,
या शायर जो है वो अपना कैथारसिस करता है? मतलब ये शायरी क्या है, मतलब शायर क्या सोच के शायरी करता है? एक तो चले नेचुरल टैलेंट है ना कि उसने शायरी करनी है, लेकिन जो मौज़ूआत वो चुनता है वो उस पर क्या पैरामीटर है? असल में मुझे लगता है कि शायरी मेरे नज़दीक मानी क्रिएट करने का अमल है। मुझे ये लगता है कि 21वीं सदी में जो लोग पैदा हुए हैं, जो ग्लोबल एक इश्यूज हैं, एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के जिसमें मीनिंग जो है वो नहीं मिलता, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है कि दुनिया में कोई सच नहीं है सिवाय इस बात के कि दुनिया में कोई सच नहीं है। तो जब हमारे पास कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहता ज़िंदगी के मानी क्रिएट करने का, तो फिर हम अपनी दुनिया बनाते हैं छोटी। उसमें हम खुद मानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें अगर किसी के पास ज़िंदगी का कोई मानी नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी एग्जिस्टेंस का बोझ बर्दाश्त कर सकता है। तो ये मामला मेरे साथ है। मेरी कोशिश होती है कि शायरी से मीनिंग जनरेट कर सकूं। शायरी में पोइटिक लॉजिक होती है। एक लॉजिक वो है, रैशनल लॉजिक है, जो हम जिंदगी में काम आती है, किताबों में, नफ़ा नुकसान में, इन चीज़ों में। एक है पोइटिक लॉजिक, और पोइटिक लॉजिक मुझे लगता है कि ज़्यादा पावरफुल है, चीज़ों के मानी बदल देती है, सदियों से जो मानी चले आ रहे होते हैं उन्हें बदल देती है। और इसके अलावा वो आपको ज़िंदगी का एक ऐसा मानी दिखाती है जो उससे पहले आपने नहीं सोचा होता। मतलब कुछ दिनों से फैसल अजमी का एक शेर मेरी ज़ुबान पे बार बार आ रहा है। वो शेर है कि फना ने कुछ नहीं मांगा सवाल करते हुए, इसी अदा पे खुदा से दवाम उसने लिया। आप देखिए कि यानी कायनात में कहते हैं किसी चीज़ को बका नहीं है, लेकिन हर चीज़ को मौत आनी है। सितारे भी डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, हर चीज़ की एक उम्र है, जानदारों की भी, बेजान चीज़ों की भी। तो देखिए, लेकिन मौत को जो है वो कोई मौत नहीं आ रही। तो ये देखें उसकी क्या पोइटिक लॉजिक थी है कि खुदा से, फना ने खुदा से कोई सवाल नहीं किया होगा, कुछ मांगा नहीं होगा, बाकी हर चीज़ ने कुछ ना कुछ मांगा होगा। तो इस वजह से जो है वो मौत जो है उसे दवाम मिल गया। तो इसी तरह और चीज़ों के मानी बदलने वाली बात, गालिब का शेर है, यानी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, या दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो देखिए जन्नत कितनी बड़ी तोप चीज़ समझी जाती है। नहीं, आप देखें ना, इससे पहले शेरी रिवायत में या वैसे गुफ्तगू में जन्नत एक बड़ी चीज़ है, लोग ख्वाहिश करते हैं कि जन्नत में जाएं। बाज़ लोगों की सारी ज़िंदगी का वो यानी एम यही होता है कि हमने जन्नत में जाना। देखिए इतनी बड़ी चीज़ को गालिब ने कैसे एक पोइटिक लॉजिक के साथ मतलब बिल्कुल उसे छोटा कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि जो पोइटिक लॉजिक है वो आपको मीनिंग देती है आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, और मुझे भी इससे मानी मिल जाते हैं ज़िंदगी को समझने के, ज़िंदगी यानी अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने के। तो इसलिए मैं शेर कहता हूँ। फिर उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत आ सकते हैं, ज़ैली तौर पे समाज से, ज़ाहिर है जब बंदा समाज में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आपकी शायरी में दर आती हैं। इसी तरह जमालियात भी ज़ाहिर है एक पहलू है ज़िंदगी का, चीज़ों को देखने का, तो उससे आप भाग नहीं सकते। लेकिन कोई एक कोर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं कहूँ कि ये मेरी शायरी का एम है। इनमें से कोई गज़ल में खुद ब खुद मज़ामीन आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद शेर का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो मेन मोटिव है शेर कहने का वो यही है कि ज़िंदगी का कोई मानी जनरेट किया जाए। अच्छा, वो जो आप पर जब कैफियत होती है शेर कहने की, तो उस वक़्त कोई ख़ास फीलिंग जो है वो मुहर्रिक होती है? जिस तरह लोग गम हो तो दुखी होते हैं, जब तो दुख में शायरी कहते हैं, खुश हों तो खुशी में कहते हैं, ठीक है? तो आप भी किसी मतलब फीलिंग से प्रोवोक होते हैं, मोटिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, या मतलब बैठते हैं तो शेर कह देते हैं? यानी प्रोसेस क्या है आपका? मुझे ये लगता है कि जो कैफियत आप पे गुजर रही होती है उसे उसी वक्त शेर में ढालना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहा कभी भी। मैं एक्सपीरियंसेस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रोसेस करता हूँ। मुझे लगता है गज़ल अंदर चलती है आपके, गज़ल कई दिनों से चल रही होती है, आपको फील हो रहा होता है, और फिर वो एक लम्हा आता है जब यानी वो सिंक्रोनस हो जाते हैं, यानी आपकी जो वोकेबलरी है आपके जहन में
और वो जो आपके थॉट्स और वो चीज़ें जो प्रोसेस हुई हैं वो जब सिंक्रोनस होते हैं तो खुद ब खुद शेयर होने लग जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे शेयर, यानी मैं बहुत ज़्यादा उदास और डिप्रेस था कह लें उस फेज़ में, और मैंने बड़े यानी खुशी से रिलेटेड शेयर, यानी एक शेयर मैंने कहा और मैं खुद बहुत हैरान हुआ कि ये तो कैफियत न जाने कितना अर्सा पहले मुझ पे बीती थी। यानी मैं उसके कुर्ब में रहकर बहुत चहकता हूँ, वाह, मैं उसके कुर्ब में रहकर बहुत चहकता हूँ और उसकी याद भी सरशार करने आती है। क्या बात, वाह, ठीक है। या मैं पहले अश्क बहाता हूँ याद करके उसे, और उसके बाद जो सरशार होके फिरता हूँ। क्या, तो अच्छा, यानी ये खुशी से रिलेटेड ये, यानी उसके कुर्ब में चहकने तक तो बात समझ आती थी, लेकिन याद करके जो सरशारी है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी कैफियत है और ये मुझ पे न जाने कब बीती थी। तो बाकी यही है, मैंने ये महसूस किया कि ये सिंक्रोनाइज हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है कि आपके ख्यालात, आपकी शेरी फिजा और आपकी वोकेबलरी ये किसी खास लम्हे में आपस में सिंक्रोनस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बैठता हूँ शेर हो जाते हैं। कई कई रातें मैंने ऐसे गुजारी हैं कि मैं पूरी पूरी रात एक मिसरा लिखता हूँ, फिर उसे काट देता हूँ, फिर मिसरा लिखता हूँ, उसे काट देता हूँ, सुबह तक मैं फ्रस्ट्रेट होके थक के सो जाता हूँ, मुझसे गज़ल नहीं होती। और बाज़ औक़ात मैं पैदल चल रहा होता हूँ, किसी क्लास में बैठा हूँ, कहीं भी अचानक एक मिसरा होता है, मैं ज़रा साइड पे होता हूँ और 2 मिनट में 5 मिनट में गज़ल हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि गज़ल के मिजाज पे मुनहसर है। वो बड़ी मशहूर बात है और बार बार रिपीट भी की जाती है। क्लीशे महसूस होता है कि गज़ल जो है वो पूरा मर्द मांगती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो ऐसा ही है। लेकिन गज़ल का अपना एक मिजाज है, वो जब आना चाहे तो हाजिर हो जाती है और जब ना आना चाहे तो आपको ऐसे लगता है नहीं, आप शेर को समझ रहे होते हैं, शेर के असरार और रमूज़ आप पे बिल्कुल वाज़ेह होते हैं, लेकिन दरमियान में जैसे शीशे की दीवार आ जाती है, आप देख रहे होते हैं, आप शेर कह नहीं पा रहे होते। कई कई माह बिल्कुल ऐसे खामोशी आ जाती है, मैं बिल्कुल शेर नहीं कह सकता, हालांकि मुझे पता होता है शेर क्या है, मुझे सारी टेक्निकलिटीज़ भी मेरे सामने होती हैं, लफ्ज़ भी, वोकैब भी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे दरमियान में शीशे की दीवार आ गई है। मैं उसे देख तो सकता हूँ, मैं उसे छू नहीं सकता, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है, वो अपनी मर्ज़ी पे वो एक फ़िज़ा कायम हो जाती है। ये एक शायर की वो कैफियत है जो शायद शायर खुद या जो बाकी शुरा हैं वो इसको समझ सकते हैं। हम इसको सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस होता है शेर का, या शायर के अंदर की ये कैफियत होती है। तो हम इसको सिर्फ जान सकते हैं, शायद उस तरह महसूस नहीं कर सकते जिस तरह अगर कोई शायर सुन रहा है तो वो इस चीज़ को शायद महसूस करे। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कुछ शुरा हैं, मतलब एक कोई ख़ास वाक़या, कोई रूनुमा होता है, कोई हादसा है या कोई इस तरह की चीज़ है, और चंद घंटों में ही जो है उनकी अच्छी खासी एक नज़्म या गज़ल आ जाती है। तो वो फिर क्या प्रोसेस होता है उनका कि वो किस तरह स्टिमुलेट हो जाते हैं, या वो एक जिस तरह वो एक 2 टर्म्स है ना शायरी में, आमद और आवुर्द, तो वो आवुर्द होती है या वो भी वो वाक़या उनको इतना स्टिमुलेट कर जाता है कि उन पे उसी से रिलेटेड आमद होनी शुरू हो जाती है। ये क्या मतलब, इसको आप कैसे बयान करेंगे? असल में यहाँ भी दो दो जो है वो आप कैटेगरीज बना सकते हैं। एक कैटेगरी तो वही है, औरत है या जो गढ़ने वाले लोग हैं, जैसे ही वाकया हुआ फौरन उसे यानी मंजूम करने की कोशिश होती है। वो यानी जैसे यानी बात को या उस वाकये को बस मुंह में चबा के वापस उगल देते हैं, वो उसे प्रोसेस नहीं करते सही से। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वाकया होता है, शेर कहा जाता है और इंतहाई अच्छा शेर कहा होता है। उसमें मुझे ये लगता है कि चूँकि वो अमूमन इस तरह के वाक़यात कंसेक्टिवली हो रहे होते हैं, या हमारे पास इसके पहले एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो जो जब एक वाक़या होता है तो वो कहीं हमारे लाशऊर में वो जो पुराने वाक़यात और तजर्बे जो प्रोसेस हो चुके होते हैं वो उन्हें ट्रिगर कर देता है। तो फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो शेर हम कह रहे होते हैं, हमें लग ये रहा होता है कि ये इस इवेंट से रिलेटेड है, लेकिन बेसिकली वो जो वाक़या होता है वो एक स्टिमुलस का रोल प्ले करता है, जो हमारे पुराने तजर्बात और पुराने जो प्रोसेस थॉट हैं उनको पहले एक से रहा होता है। हाँ, जैसे मुज़्ज़म खान का एक शेर है कि अब वो 16 दिसंबर वाले वाक़ये के हवाले से वो बहुत वायरल हुआ कि हादसा होता है, सब लोग बहुत रोते हैं, अगले दिन उससे बड़ा हादसा हो जाता है।
अब देखें ये उस हादसे से रिलेटेड तो है, लेकिन ये किसी भी हादसे के कंटेक्स्ट में आ सकता है। तो सही। ये वो बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सही। एक उनका एक और शेर है, वो भी इसी मौजू के हवाले से कि शहीद बोल के तकलीफ दे रहे हैं आप, हमारे बच्चे किसी जंग पर नहीं गए थे। तो अब बेशक आप इसे इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर सकते हैं कि ये शेर उस दिन पोस्ट किया गया, लेकिन आप देखें कि जिहाद के नाम पे या जंगों के नाम पे कितने, यानी ऐसे माओ के कितने बेटे गए हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो ये सिर्फ वो 16 दिसंबर को तो ये वाकया नहीं हुआ ना, ये यानी शहीद शहीद करार दे दिया गया कितने। ये उन माओ से पूछें या उन बेवाओं से पूछें, उन बच्चों से पूछें जिन्होंने अपने ख़ानदान के लोग खोए हैं। तो ये मतलब वो कह लें एक्सेप्शन है, या वो चीज़ें जो जो पुराने वाक़यात से ट्रिगर होके आई हैं। लेकिन फेसबुक पे आपको ऐसे सैकड़ों शेयर नज़र आते हैं मुख्तलिफ वाक़यात के बाद, जो सिर्फ उन वाक़यात को मंजूम कर रहे होते हैं। उनका ना उस वाक़ये के कथारसिस से ताल्लुक़ होता है, ना उसमें वो शेरी रमज़ होती है। सही। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, और शायद सुनने वाले जो आम लोग हैं मेरे जैसे शायर हज़रात को छोड़ के, या जिनको बहुत ज़्यादा शगफ़ है शायरी से या इल्म अदब से, तो एक शेर जिसमें कैफियत है और एक शेर जिसमें कैफियत नहीं है, जिस तरह एक शेर कहा गया है जो कि आमद है, और एक शेर कहा गया है जो आबूर्द है, जो घड़ा गया है। एक आम बंदा उसके बीच में तखसीस कर सकता है कि ये चीज़, अच्छा यार ये एक फ्लो में कही गई है, ये आमद का नतीजे में कहा गया शेर है, या जो ये शेर कहा है नहीं ये तो घड़ा गया शेर है, इसमें वो कैफियत नहीं है। तो आम बंदा इसको जज कर सकता है या मुश्किल है? मुनसिर है, यानी अवध में भी बाज़ औक़ात अच्छे शेर होते हैं, उसमें अगर क्राफ्ट बाज़ औक़ात कोई शेर जो है वो उसका मजमून जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी क्राफ्ट इतनी अच्छी होती है कि आप उस शेर से मज़ा लेते हैं, उस शेर को एंजॉय करते हैं। तो ये मुझे लगता है मुश्किल है ये बताना कि ये शेर जो है वो, अनलेस के शेर में सिर्फ क्राफ्ट है और वो बात नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कैफियत है ज़ाहिर है वो पावरफुल होती है, उससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने तजुर्बात को। मेरा ख्याल है इस तरह तखसीस करना बहुत मुश्किल है, एक शायर के लिए भी ये मुश्किल होगा, अनलेस वही बात कि शेर में और कुछ ना, और बस क्राफ्ट की मदद से जो वो शेर घड़ा गया हो। इसके अलावा मुश्किल है ये बताना कि ये शेर जो वो घड़ा गया है। सही। अच्छा, एक और सवाल जो कि अक्सर मेरे जहन में भी आता है, और मैंने फेसबुक पे काफ़ी शुरा की पोस्ट भी इस हवाले से देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं शायरी जो है आजकल क्या शायरी हो रही है, ये तो शायरी के नाम पे जो है वो ड्रामेबाजी चल रही है, या वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो आपके नज़दीक जो शायरी आजकल हो रही है उसमें किस हद तक जो है वो मयार को मद्देनज़र रखा जाता है, और शायरी जो है वो ज़वाल पज़ीर है आपके नज़दीक, या ये इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है? क्या ख्याल है आपको? देखें, हर दौर में बहुत सारे लोग शेर कह रहे होते हैं, और जो ट्रैश शायरी आप उसे अगर कहें तो बहुत सारी हो रही होती है, हर दौर में होती रही है। आप अगर पुराने रसाइल पढ़ें ना, जो 1900 या 1850 के बाद से उर्दू के जो ये रिसाले छपते रहे, आप देखें उनमें बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनका कोई नाम भी नहीं लेता, जिनका किसी को पता भी नहीं है। सही। तो मुझे लगता है अभी भी ज़ाहिर है वैसे बहुत सारे हजूम है जो शेर कहे जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो बेनिफिट्स, कुछ लोग, शायरी मेरे नज़दीक है उम्र यार की जंबील, ये जिसे जिसे शायरी से जो चाहिए शायरी उसे दे देती है। किसी को पैसे चाहिए शायरी उसे पैसे भी देगी, किसी को औरत चाहिए शायरी उसे औरत भी देगी, जिसे शायरी चाहिए उसे शायरी देगी। सही। तो ये अपनी अपनी तरजीह है, तो लोग मुख्तलिफ तरजीहात की बिना पे आते हैं। ज़ाहिर है वो एक टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का, और लोग चाहते हैं कि हम जो है वो एक रात में मशहूर हो जाएं, कोई ऐसी एक्टिविटी करें, तो उन्हें मतलब मुझे लगता है पूरा हक है वो कहते रहें, लेकिन अच्छा शेर भी बहुत कहे जा रहे हैं। यानी रिसेंट जैसे सईद शारे के एक शायर हैं, इस्लामाबाद होते हैं, उनका पहला शेरी मजमूआ मैंने पढ़ा, साया, बहुत अच्छी किताब है। उनकी दूसरी किताब अभी आई है कोहे मलाल के नाम से, बल्कि मुझे उनका एक शेर बहुत अच्छा लगा, जो उनकी दूसरी किताब का नाम भी उस शेर से लिया गया कि देख आ पहुंचा हूँ किस तरह सरे कोहे मलाल, मैं वही हूँ जिसे ऊंचाई से डर लगता था। क्या बात
वाह तो अच्छे शेर वाह के जा रहे हैं। काशिफ हुसैन गायर हैं सीनियर, जो हमारे दोस्तों में मुझे अच्छे लगते हैं। अ, इसके अलावा बहुत सारे मतलब काउंटलेस नेम्स है। वकार हसन एक लड़का है खुशाब से, बहुत अच्छे शेर कह रहा है। हसीबुल हसन है एक शायर, बहुत अच्छे शेर कह रहा है। तो मुज़्ज़म खान है, बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं। ज़िया मज़कूर की किताब देख लें, स्लेट। इदरीस बाबर को देख लें, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। तो मतलब अच्छे शेर कहने वाले बेशुमार शायर हैं। और मैं आपको काउंटलेस इन सीनियर्स में भी देखें, फैसल अजमी है, कबीर अत्तर हैं, काशिफ मजीद हैं। मतलब एक लंबी कतार है दोस्तों की, जिनके मैं यानी शायद मुझे सबके नाम इस वक्त याद ना है, लेकिन मैं सबके जिन दोस्तों का नाम ले रहा हूँ मैं आपको इनके बीसियों शेर सुना सकता हूँ। यानी सही शानदार शायरी हो रही है। ये है कि वो एक हजूम है, चूँकि फेसबुक पे एक दौड़ लगी हुई है, तो उसको एनालाइज करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन अच्छे शेर बहुत कहे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायरी ज़वाल पजीर है ये। ज़ाहिर है अमूमन इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो या तो वो लोग देते हैं जिनका बराह रास्त लिटरेचर से ताल्लुक नहीं होता, या वो लोग देते हैं जिनका ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुक होता है। यानी वो हमारे असातिज़ा या वो दोस्त सही जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं, मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, और ज़ाहिर है काफ़ी दोस्त पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटियों में और पढ़ते भी हैं। तो गुफ्तगू करके और वहाँ खुद पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि यूनिवर्सिटियाँ, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ ख़ास तौर पे, उनके नज़दीक अहमियत जो है वो मुहक्किक और नक्काद की है। उनके नज़दीक जो तख्लीक कार है वो एक कमतर है, वो एक छोटे दर्जे का आदमी है, ठीक है। और तख्लीक कार की ज़ाती ज़िंदगी को लेके उस पर तनकीद करते हैं कि उसमें ये शख्सी बुराई है, उसमें ये शख्सी बुराई है। तो देखें, चार्ल्स बकोस्की को देख लें आप, बहुत अच्छा शायर है, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, बल्कि वो बुराइयों का गढ़ है पाकिस्तानी, अगर आप इखलाकी पैमाने लेके उसकी शख्सियत का एनालिसिस करें। लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत अच्छा शायर है। मैंने उसकी एक नज़्म का तर्जुमा भी किया है, नीला परिंदा के नाम से, और वो अदब लतीफ़ में वो तर्जुमा शाये भी हुआ। तो ये पाकिस्तान में एक माज़रत के साथ एक ट्रेंड है। तो जो ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं उनका भी यही रवैया है, तख्लीक कार की ज़ाती ज़िंदगी को मौजू बनाए। और जब अलमिया ये है कि जब वो शायर का इंतकाल हो जाता है तो उस पर खाके लिखे जाते हैं, या उस तख्लीक कार का इंतकाल हो जाता है उस पर खाके लिखे जाते हैं, उससे ताल्लुक जो है साबित किया जाता है, उस पर थीसिस लिखवाए जाते हैं, और कहा जाता है कि जी उर्दू अदब में एक बड़ा खला पैदा हो गया। तो ये दोनों इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा शेर जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उन्हें पता है कि बहुत सी अच्छी शायरी की जा रही है, इसमें कोई अच्छा, मसला ये नहीं। जब ये आपने बात की कि शायर की अपनी ज़ाती ज़िंदगी और उसका शेर, हाँ तो ये इसको हमें अलहदा रखना चाहिए, या जिस तरह अक्सर लोग होते हैं कि आजकल, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का दौर है, दूसरा हमारी सोसाइटी में तनकीद करना एक तो मशगला है, कुछ नहीं है तो तनकीद कर ली जाए, तो ये भी एक रुझान हमारे यहाँ है। तो अक्सर लोग शुरा की ज़ाती ज़िंदगी, शुरा क्या, किसी भी लाइक फील्ड का आदमी हो, कोई बड़ा बंदा है, ठीक है, उसने बड़ा अच्छा काम, बड़ी अचीवमेंट्स की हुई अपने काम में, लेकिन अगर कोई एक आध उसकी हमें कोई ज़िंदगी का पहलू या उसकी ज़ाती ज़िंदगी का कोई मनफी पहलू नज़र आ जाए, तो हम उसको हाईलाइट करके और उसकी सारी बाकी जो खिदमात हैं उसको हम साइड पे रख के उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो आपके ख्याल में शायर जो है उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसका उसकी शायरी से कोई ताल्लुक होता है या होना चाहिए? क़ारीन को उस पैराए में देखना चाहिए, या उसको सिर्फ उसके काम से गर्ज होनी चाहिए ज़ाती ज़िंदगी में वो जो भी है? देखिए, पहले मैं एक और बात की वजाहत करना चाहूँगा कि जो क्रिएटिविटी है ना, वो जन्म कहाँ से लेती है। क्रिएटिविटी हमेशा एबनॉर्मेलिटी से जन्म लेती है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप क्रिएटिव तो नहीं है। क्रिएटिविटी की अर्जी आपके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, उसे कंपनसेट भी यहाँ पे शायद दुरुस्त लफ्ज ना हो, यानी आपके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी होती है, मुझे लगता है, जो आपकी क्रिएटिविटी की अर्ज होती है, जो उसका सरचश्मा होती है। वो एबनॉर्मेलिटी आपको जहाँ पे क्रिएटिव बना रही होती है, वहीं पे आपकी पर्सनैलिटी में उससे फ्लॉज आते हैं। तो जब शायर की पर्सनल जिंदगी जो है वो आपका यानी कह लें कि फोकस हो जाए, और उसकी जो तख्लीकात हैं आप उन्हें सेकेंडरी कर दें, तो जाहिर है आप प्रॉब्लम्स ही आपको नजर आएंगी। और अगर वो चीज़ें ना हो तो शायद शायर का वो यानी वो तख्लीकी एतबार से भी वहाँ ना पहुंचे। आप फैन गोख, हम इस वक्त नेदरलैंड में बैठे हुए हैं, आप फैन गोख की पेंटिंग्स देखें, उसने अपने भाई के नाम जो खत लिखे हैं आप वो खतूत पढ़ें, और फिर उसकी ज़िंदगी देखें। उसने एक बहुत एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजारी, बहुत ज़्यादा सफरिंग में, लेकिन उसने उसी सफरिंग से जो है वो फिर कैसी शानदार पेंटिंग, स्टेरी नाइट्स जैसी पेंटिंग उसने बनाई।
तो मुझे ये लगता है कि शायर के यहाँ एबनॉर्मेलिटी होगी, बड़े आदमी के यहाँ, साइंसदान के यहाँ, सब के यहाँ। तो इसलिए डिपेंड करता है, अब आप उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ले लें और उसको बेस बना के उसकी वो सारी क्रिएटिविटी को रद्द कर दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। और सही। बतौर नफ्सियात का तालिब इल्म और बतौर शायर, मुझे लगता है कि आपको शायर की जो तख्लीकात हैं, जो शेर है, उससे देखना चाहिए। अगर आपको कोई शेर समझने में उसका उसकी ज़िंदगी का कॉन्टेक्स्ट हेल्प कर रहा है तो ले लें, वरना मुझे लगता है कि जब मैंने शेर कह दिया है तो शेर को इतना मुकम्मल होना चाहिए कि उसे समझने के लिए मेरी ज़िंदगी से कंसल्ट ना करना पड़े। सही। अगर कोई करता है, उसे रिलेट कर पाता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई मेरी ज़िंदगी से रिलेट नहीं भी कर पा रहा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। शेर अपने आप में इतना मुकम्मल होना चाहिए, तहरीर इतनी मुकम्मल होनी चाहिए, वो खुद हर सवाल का जवाब दे सके। सही। सही, बहुत खूब। अच्छा, एक और अभी आपने बात की सोशल मीडिया के हवाले से, तो मेरे जहन में सवाल आया कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो और सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह जहाँ हर एक चीज़ हाईलाइट हो रही है, प्रमोट हो रही है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, शायरी की भी बहुत तरवीज की जा रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि शायरी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया का क्या रोल आप देखते हैं शायरी के हवाले से, कि सोशल मीडिया ने का रोल मुस्बत रोल है इसका या कुछ मनफी भी है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? असल में ज़ाहिर है इस पे मैंने कोई अथेंटिक रिसर्च तो नहीं पढ़ी, लेकिन ज़ाहिर है एक इंट्यूशन है, एक अपना एक आइडिया है मेरा। और मुझे ये लगता है कि इसमें मनफी रोल बहुत है, मस्बत भी है लेकिन कम है। उसकी एक वजह है कि जो इंसानी दिमाग है न्यूरोलॉजी के मुताबिक, जब इसके अंदर फेयर, एम्बेरसमेंट, ये इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हो कॉल्ड डार्क ट्रायड के, इन्हें जब ट्रिगर किया जाता है तो हम ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो यानी शायरी की वीडियोस या मशहूर होने का जो शौक़ है, आप देखें, यानी अगर सिर्फ कोई शेर सुन रहा है कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो शेर, यानी आप देखें अक्सर वीडियोस इस तरह एडिट की जाती है कि जैसे वो शेर एंड होता है ना, तो जिसने एडिट की होती है लिखा हुआ आ जाता है कि इस तरह की रील्स एडिट करने के लिए रब्ता करें, इनबॉक्स में आए, हम आपको बताएं। तो काइंड ऑफ ये आपको एक मैसेज जा रहा होता है कि आप भी इस तरह मशहूर हो सकते हैं, आपकी वीडियो भी। और फिर पेजेस बने हुए हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो आपसे पर स्टोरी पर पोस्ट पैसे लेते हैं और इसे कहते हैं कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट किया जा रहा है। तो वो कहीं ना, यानी मुझे लगता है कि शेर का ट्रैवल करना भी ज़रूरी है, शायर को उसका क्रेडिट मिलना भी ज़रूरी है, मशहूर होना भी किसी हद तक ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट के तौर पे आती हैं। ये शेर कहने का मकसद नहीं होना चाहिए। यानी शेर इसलिए नहीं कहना चाहिए कि ये शेर मशहूर होगा, इस शेर पे मुझे दाद मिलेगी, इस पे इतने व्यूज़ आएंगे। शेर कहना चाहिए शेर कहने के लिए, उस पे व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, शेर वायरल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका अव्वलीन मकसद ही वही है तो फिर शेर नहीं रहा, आप ट्रैक से हट गए हैं। तो इसलिए पॉजिटिव भी है इसका यूज़ कि ज़ाहिर है इसने बहुत ऑडियंस तक चीज़ें पहुंचाई हैं। कई दोस्तों से मेरा तारुफ फेसबुक पे हुआ, बहुत सारे अच्छे शायरों को पढ़ने का मौका मिला, तो उसका मुस्बत भी पहलू है। लेकिन ज़ाहिर है फिर बहुत सारे ऐसे शायर हैं, यानी बार बार अनफ्रेंड करना पड़ता है या अनफॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ शेर उस तरह से नहीं आता है, जिनका मकसद ही आपको नज़र आ रहा होता है कि शोहरत पाना है, मशहूर होना है। सही सही, ठीक है। यानी सोशल मीडिया जो है इसका बहरहाल एक रोल तो है, क्योंकि जहाँ पहले एक शायर जो जिसकी किताब नहीं है और या जिसका हल्का हवाब उतना वसी नहीं है, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया उसको भी आगे पहुंचा रहा है लोगों तक। और बाज़ वक़्त बड़े अच्छे तख्लीकार भी होते हैं, इनके पास वसाइल शायद नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एक वसीला बन रहा है उनको भी प्रमोट करने का। तो जिस तरह नेगेटिव चीज़ें भी जिस तरह आपने बताई वो एज इट इज़ है। खैर, सही। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए कि जो शायरी सुनने वाले लोग हैं, जो आम बंदा है, मेरे जैसा आम बंदा है शायरी का, जिसको मतलब इतनी ज़्यादा क्लासिकल शायरी से या किसी और शायरी से रग़बत नहीं है, उसने सिर्फ ये इंटरनेट से, फेसबुक से या रील्स वगैरह से शायरी सुनना शुरू की है, तो वो कैसे ये बात मतलब अंदाज़ा लगा सकता है इस चीज़ का, या डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि यार ये शायरी अच्छी है और ये शायरी दरमियानी है या बिलो एवरेज है? तो उसके लिए एक आम बंदे को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, या क्या चीज़ उसको हेल्प कर सकती है इस चीज़ में जज करने में कि शायरी अच्छी है या नहीं है? मुझे लगता है कि जो अच्छा शेर होता है उसमें पोएटिक लॉजिक होती है,
जो यानी जिस तरह माजरत, इस तरह पोएटिक लॉजिक जो है ना, ये इसको भी डिफाइन करते हैं कि पोएटिक लॉजिक क्या चीज़ है। ये पोइटिक लॉजिक ऐसी लॉजिक है जो रैशनल लॉजिक से डिफरेंट होती है, और इस ये जो पहले से एग्जिस्ट करती हुई जितनी भी चीज़ें, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी रूल हैं, उनको ये सबवर्ट कर देती है, उन्हें उलट देती है। अच्छा। इसी इंटरव्यू में पहले हमने बात की गालिब के हवाले से, मैंने शेर कोट की है, या फैसल अजमी का शेर मैंने सुनाया था कि फना ने कुछ नहीं मांगा सवाल करते हुए, इसी अदा पे खुदा से दवाम उसने लिया। तो ये पोइटिक लॉजिक है, यानी या उस चीज़ का, उस सवाल का जवाब देना जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे देखें कि मौत को मौत क्यों नहीं आती, तो देखें उसकी एक पोइटिक लॉजिक से जवाब दिया जा सकता है। इसका कोई रैशनल जवाब है ही नहीं, आप साइंटिफिक इसका कोई आंसर दे ही नहीं सकते। आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन फिर वो ये बात या यही लॉजिक आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और एनर्जी के तहत फिर ये रिजेक्ट हो जाएगी कि वो चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही हैं, फॉर्म चेंज हो रही है। तो इसका जवाब, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब हम साइंटिफिक लॉजिक से नहीं ढूंढ सकते, वो पोइटिक लॉजिक देती है। या जो एग्जिस्ट फलसफा है, इसमें फलसफियाना तौर पे जो है वो जवाब दिया जाता है। फलसफा है, लेकिन बिल्कुल खुश्क फलसफा भी नहीं है। ये अगेन ये मतलब पोइटिक फलसफा है, मतलब एक ऐसा, यानी आप कह लें देखने का अंदाज जो ना साइंस के पास है ना फलसफे के पास है, खसूसी तौर पे। यानी वो फ्राइड की एक लाइन बड़ी मशहूर है कि एवरीवेयर आई गो आई सी अ पोइट हैज बीन देयर बिफोर मी। ठीक है, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले वहाँ कोई ना कोई शायर जा चुका होता है। कि यानी शायरों ने, या जो क्रिएटिव लोग हैं, लिखने पढ़ने से जिनका ताल्लुक है, वो नफ्सियात को बेहतर तौर पे जानते हैं। बल्कि मुझे यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की याद आ रहे हैं, उनके नावल के बारे में फ्राइड ने कहा था कि यानी करामाज़ोफ ब्रादरान पढ़ के कि ये अजीम माहिर नफ्सियात है। हालांकि दोस्तोयेव्स्की के पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री भी नहीं थी, ना वो डॉक्टर थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपने नावलों में बयान किया है वो मैचलेस है। तो ये एक चीज़, मतलब पोइटिक लॉजिक साइंटिफिक और जो बाकी यानी दुनिया को देखने के जो अंदाज हैं वो अलग है। ये मतलब आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो होता सामने का ही है कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ होता है। यानी इसमें वही मिस्टीरियसनेस या एक पुरस्रारियत होती है, और ये आप मतलब सोच के नहीं क्रिएट करते कि अच्छा मैं इस चीज़ की लॉजिक दूंगा, वो शेर में खुद ब खुद दर आती है वो चीज़। लेकिन आजकल तो बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि मतलब आप अगर 50 से शेर सुनते हैं, उसमें से शायद 40-45 ऐसे होते हैं जिनमें ये पोएटिक लॉजिक नहीं होती। क्योंकि आप जो पोएटिक लॉजिक बता रहे हैं ये तो बड़ी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हर शेर में तो ये नज़र ही नहीं आती। आजकल के शायरी में तो ख़ास तौर पे आप तो जिस शायरी की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह गालिब पढ़ें, भी क्लासिकल शायरी पढ़ें, अच्छे बड़े शुअरा को पढ़ें, तो शायद आपको वो चीज़ें मिल जाएं। लेकिन हम एक जो रील्स, मैंने सवाल किया आम लोगों के हवाले से जिनकी जो किताब नहीं पढ़ते, आजकल आपको पता है किताब का उस तरह से दौर नहीं है, रील से ही जो है वो कोट की जाती है शायरी और पढ़ी सुनी जाती है। तो वहाँ पे उसको कैसे पोएटिक लॉजिक समझ आएगी? या वहाँ तो शायरी में मुझे खाल कहीं कोई जो इस तरह की चीज़ मिलती है। असल में ना वो फिर अपनी अप्रोच है कि भाई कि शायरी से आपको चाहिए क्या, या वो जो रील्स देख रहे हैं आपका मकसद क्या। क्योंकि इंस्टेंट जो है वो हमें रिजल्ट चाहिए। अब हम रील्स देख के, फेसबुक स्क्रॉलिंग करके, किताबों की समरियाँ पढ़ के, ठीक है, तो वो उसके बाद जब हम थॉट का जो प्रोसेस है उससे नहीं, यानी उससे गुजरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं 2 लाइनें हों, हम उनकी एक किरत करें, हमें उनका मतलब समझ आ जाए, हम उससे गुजर जाए। अगर वो इसीलिए शेर पढ़ रहे हैं, उनका यही मकसद है, तो मेरा ख्याल है फिर उनका यही अच्छी शायरी का मायार होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो शेर होता है, आप उसे पढ़ते हैं, उसे आप प्रोसेस करते हैं, फिर उसके मानी आप पे खुलते हैं, और उसके कई मानी होते हैं। पोएटिक लॉजिक जो है वो शेर के अंदर कसीरुल मानवियत भी पैदा करती है। तो ये डिपेंड करता है अगेन। लेकिन मैं अपनी ये नहीं, जो मेरी राय है वो यही है कि अच्छी जो शायरी है उसमें पोएटिक लॉजिक होती है। यानी क्राफ्ट बना लेना, सीधे सादी बातों को मंजूम कर लेना, ठीक है, वही टेक्निकल हवाले से हम उसे शायरी मान लेंगे, लेकिन बहरहाल वो कोर एलिमेंट मिसिंग होगा। और देखें फैसल अजमी अभी यानी इसी आयत के शायर हैं, सीनियर हैं हमसे, लेकिन जाहिर है वो भी इसी आयत में रह रहे हैं, मैंने उनका शेर कोट किया, और भी कई शेर कोट किए जा सकते हैं। तो जाहिर है या क्लासिकल असातिज़ा के यहाँ, जैसे आपने बात की कि गालिब के यहाँ या बड़े जो शोरा हैं उनके यहाँ हमें ये पोएटिक लॉजिक मिलती है ढूंढने से, तो जाहिर है वो बड़े शायर भी इसीलिए है ना, उनकी शायरी मतलब बड़ी क्यों है, उसका एक बहुत बड़ा पहलू यही है कि मुझसे जब भी किसी ने सवाल किया कि यानी आपको उर्दू रिवायत में कौन आपके फेवरेट शायर हैं, तो मैंने कहा गालिब।
और अगर ये सवाल किया गया कि क्यों, तो मैंने कहा उनके यहाँ पोइटिक लॉजिक है जगह जगह पे, मतलब वो ऐसी दलील देते हैं, देखें, सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया सतह आप पर का, गालिबन शायद मैं भूल रहा हूँ ये दूसरा मिसरा, लेकिन थीम यही है। अब आप देखिए ना कि अब साइंटिफिकली आप कहेंगे जी एलजी बन रही है, उसमें जो है वो ऑक्सीजन कम हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए शायर ने उसे किस तरह, यानी पानी के ऊपर सब्जा कैसे आया, उसे देखें कि सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, ठीक है, तो यानी जब जमीन पे आप देखें, आप इसे इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जी अब वो घर बनते जा रहे हैं, सब्जा नहीं है, घास नहीं है, लेकिन देखें जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा एलजी पैदा करते हैं, समंदर में होते हैं। तो यानी देखें, अब गालिब ने ये चीज पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन देखें उसने पोइटिक लॉजिक से उसकी एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन कर दी है। तो ये यानी मुझे लगता है कि ये पोइटिक लॉजिक जो है ये मेन एसेंस होता है एक अच्छे शेर का, बड़े शेर। किताब पढ़ना जो है वो किस हद तक ज़रूरी है एक आम बंदे के लिए, कि या रीलों से या सोशल मीडिया से शायरी सुन लेना ही काफ़ी है, या किताब पढ़ने से डेवलपमेंट जो है वो इंसान की ज़्यादा होती है बनस्बत शेर सुनने से? किताब पढ़नी चाहिए। रील्स का एक प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अब आप देखें फेसबुक पे जो एक फॉर्मेट बन गया है, एक मिसरा पढ़ा जाता है, उसे ना रिपीट किया जाता है, फौरन दूसरा मिसरा, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है उसके बाद, यानी 30 सेकंड में पूरी गजल। तो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं होता, और फिर 30 सेकंड की एक रील देख के फौरन ही आप अगला शेर देख रहे हैं। मुझे लगता है अगर शायरी की किताब पढ़नी चाहिए तो 2-4 गजलों से ज्यादा आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, ना पढ़नी चाहिए, एक एक शेर को समझना चाहिए। तो जाहिर है वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है कि हम अभी यानी जो काम कर रहे हैं फौरन उसका नतीजा हमें हासिल हो, और इससे जो है वो दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। न्यूरोलॉजी में इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई है। नफ्सियात की तालीम के दौरान में हमने इस पे पोस्टर भी बनाया था कि उन घरों में जिनमें बच्चे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है क्लास में कितनी देर वो बैठ सकते हैं वो कम होता है बनिस्बत उन बच्चों के जिनके घरों में किताबें हैं या जो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। सही सही, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि शायर जो है, एक शायर के लिए क्लासिकल आजकल के जो शोरा हैं, वो अगर क्लासिकल शायरी नहीं पढ़ते तो क्या उसके बावजूद भी वो कुछ अच्छी चीज़ें कह सकते हैं, या मुताला साथज़ा का जो है वो ज़रूरी है? देखिए, मुताला कोई शर्त नहीं है, मुताले के बगैर भी अच्छी शायरी की जा सकती है, लेकिन एक हद तक, यानी आप यूँ समझें कि एक बंदे के पास हुनर है लेकिन खाम है। जब आप क्लासिकल शोरा को पढ़ते हैं तो ज़ुबान की बारीकियां आपको समझ आती हैं, अल्फाज का सही तलफ़ुज़ आपको समझ आता है, बहुत से गलत अल्फाज हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, उन्हें किस तरह बरतना है, और एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं। यानी हमारे यहाँ तो एक माने जो मुस्तामिल हो गया तो सबको लगता है कि इस लफ्ज़ का यही मतलब है, लेकिन जब हम क्लासिकल शोरा को पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि नहीं, इस लफ्ज़ का तो ये भी मतलब है। तो हमारी वोकेबलरी एक्सपैंड हो रही होती है, तो यानी ज़ुबान में इजाफा हो रहा है, तो ये समझे वो अपने हुनर को यानी तराशने का अमल है। दूसरा ये होता है कि जब आप कम से कम, मेरा तजुर्बा ये है कि जैसे आप गालिब को पढ़ रहे हैं, अमीर को पढ़ रहे हैं, इकबाल को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जब आप अपने शेर पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि मैं किन लोगों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ इस महफिल में पढ़ भी सकूँ, क्या ये इस काबिल भी है। तो एक तरह से अपना आप मुहासबा कर रहे होते हैं, अपनी शायरी को आप खुद एनालाइज कर रहे होते हैं कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन शर्त नहीं है वो, यानी जैसे कई कई नौजवान आते हैं और शेर सुन के हम खुद चौंक पड़ते हैं कि कैसी अच्छी शायरी कर रहा है, लेकिन वो होता ये है कि कुछ अरसे बाद जो है ना वो बस एक ख़ास, यानी वो ग्रोथ नहीं होती है, जैसे नज़र आ रहा होता है कि इम्कान है, और उसके बाद जो है वो एक सतह पे आके वो उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीडिंग का प्रोसेस है वो भी रुक जाता है, जो एक्सपोयर होता है पोइटिक वो भी रुक जाता है, फिर किताबों से भी उस तरह नहीं जुड़े हुए होते, तो नतीजा ये होता है कि वो उसी लेवल के तो शेर कह रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है वो पहली दफ़ा सुन के आदमी चौंकता है, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये इस तरह के ही शेर कह रहा है, तो जो उसकी वो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है किताब पढ़ना। सही। आप यहाँ पर 3-3.5 साल से रह रहे हैं यूरोप में, तो पाकिस्तान में जब आप थे तब भी आप शायरी करते थे, फिर आप यूरोप में आ गए, आप अब भी शायरी कर रहे हैं,
और यहाँ पर आने से आपकी शायरी पे कोई फ़र्क पड़ा, ये माहौल से, आबो हवा से, या कल्चर से, या यहाँ की रिवायात हैं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तो क्या इन सारे अवामिल ने आपकी शायरी पे कोई असर डाला? जी, बिल्कुल डाला। ज़ाहिर है आदमी जहाँ रह रहा होता है वो माहौल उसकी शायरी पे असरअंदाज तो होता ही है। नए-नए मज़ामीन जो है वो शायरी में आए और ख़ुद ब खुद आए। सही। यानी एक शेर है कि मैं उसकी बात समझने में वक़्त लेता हूँ, न जाने कितनी ज़ुबानों से होके आती है। क्या क्या बात तो है। यानी मैं जिससे बात कर सही। रहा हूँ वो भी सेकंड लैंग्वेज में, थर्ड लैंग्वेज में बात कर रहा है, मैं भी सेकंड थर्ड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो बात का अबलाग भी हो रहा है या नहीं हो रहा। सही सही। तो इस तरह के कई। और दूसरा ये था कि जब पाकिस्तान में रह रहे थे तो ज़ाहिर है जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे थे, तो ये लग रहा था कि यहाँ से जो निकलना है वही हल है, और ये आजकल भी बड़ा ट्रेंडिंग में है ये मामला कि बाहर जाना चाहिए। तो वो इधर आके मुझे एक और चीज़ का एहसास हुआ, मेरी किताब में शेर है कि छोटे जिंदान से निकला तो बड़े में पहुंचा, बड़े में पहुंचा। हर नई कैद का आगाज रिहाई से रिहाई हुआ। से हुआ, वाह। तो हर जगह के अपने मसाइल हैं, अपनी स्ट्रगल है। ये हम एक बबल में रह रहे होते हैं, जब उससे बाहर निकलते हैं तो एहसास होता है उससे बड़ा बबल है, लेकिन है यही बबल। तो नए नए मज़ामीन है शायरी में, नए तजुर्बे हुए। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं पजीराई की एक जो ख्वाहिश होती है शायर के अंदर, या पजीराई ना कहें तो एक्नॉलेजमेंट तो ज़रूर चाहिए होती है शायर को, कि मैंने कुछ कहा है उसे एक्नॉलेज किया जाए, बेशक रिजेक्ट कर दें, उसे एक्सेप्ट ना करें। तो वो ये है कि यहाँ आके ना मैं उससे थोड़ा मैंने उससे बेनियाजी सीखी, मुझ में थी नहीं लेकिन मैंने सीखी इधर आके। वो काशिफ हुसैन गैर का शेर है कि जिंदा है इस शोर में हम खामोशी से, अब खामोशी जब तक जिंदा रखती है। तो यहाँ के ये चीज़ सीखी कि अब खामोशी जब तक जिंदा रखती है। शेर खुद कहे खुद सुने, यानी या तो हम जुबान भी बड़ी यानी किस्मत से कहीं मिलता है, और शेर समझने वाला तो खैर बहुत ही मुश्किल से कोई मिलता है। तो खुद शेर कहे, खुद को सुनाए, और बस यही एक्टिविटीज़ रही। सही। अच्छा, शायरी जो है आजकल जो नौजवान लोग हैं, अगर वो शायरी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, होना चाहते हैं, तो शायरी को एज अ कैरियर, एक शायर जो है वो शायरी को एज अ कैरियर अपना सकता है, उसे अपनाना चाहिए? क्या ये इतना कमर्शियल हो चुकी है चीज़, या शायरी जो है वो पार्ट टाइम ही रखी जाए और मेन काम कुछ और करना चाहिए? असल में जो शायर होता है उसने तो शायरी करनी होती है, तो ये कोई प्रोफेशन या करियर इस तरह तो नहीं है ना, जैसे मतलब कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मतलब पढ़ाई का काम सीख सकते, तो शायरी ऐसा तो काम है नहीं कि इसे सीखा जाए। तो शायर बाय बर्थ होता है, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की। लेकिन शायर की जो शोहरत है उससे मुतासिर होके जो लोग आते हैं, उनका एक शौक होता है कि हम इसे एज अ कैरियर बनाए। मुझे लगता है शायर शेर कहता रहता है, वो कैरियर ज़ाहिर है शायर के लिए भी एक कैरियर होता है, लेकिन शायर उससे अर्निंग या ये जो चीज़ें हैं ना ये सेकेंडरी होती हैं शायर के लिए। मैं आपको बात काट रहा हूँ। मेरे सवाल पूछने का मकसद ये शुरा के हवाले से था। वो तो खैर बात हमने डिस्कस कर ली कि शायर जो है वो पैदाइशी होता है, एक आम बंदा तो शेर कह भी नहीं सकता, फिर कह भी ले तो प्रोफेशनल, अगर इस चीज़ में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी हो प्रोफेशन टाइप, तो उसमें तो वो कम्पीट नहीं कर सकता। मेरा मकसद शुरा के जो नए शुरा हैं, यंग शुरा हैं जिनमें टैलेंट है, जो बाय बर्थ शायर हैं, उनको अगर ये उनके हवाले से बात कि वो अगर, क्योंकि जो हमारे लाइमलाइट पे कुछ नौजवान शुरा आजकल हैं वो लाखों रुपए लेते हैं एक एक मुशायरे के, तो उनको टॉप के शुरा हैं, तो आप उनको देखकर जो नए शुरा हैं वो मुतासिर हों कि यार अच्छा, वो अगर इतने पैसे ले रहे हैं मुशायरों के, कभी दुबई जा रहे हैं मुशायरे के लिए, कभी कतर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, आजकल तो एक फिजा चल पड़ी है ना इंटरनेशनल मुशायरों की भी, तो क्या उन नौजवान शुरा को इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि यार हम उस लेवल पे पहुँच के हम इसको एज अ कैरियर या प्रोफेशनल तौर पर भी शायरी कर सकते हैं? शायरी तो शायरी है, आपका टैलेंट है, आपने कितारसिस करना है, लेकिन प्रोफेशन की तरफ इसको ले जाने का सोचना चाहिए उनको। मुझे नहीं लगता कि इसे इस वे में देखना चाहिए कि हम इसे अपना प्रोफेशन बनाएंगे या इससे पैसे कमाएंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है बाज़ौक़ात यानी हर शायर का एक नज़रिया होता है ज़िंदगी के बारे में, समाज के बारे में। जब आप कमर्शियल हो जाते हैं फिर बाकी सारी चीज़ें, यानी शायर के पास मतलब शायराना गैरत भी होनी चाहिए, क्रिएटिव जो है ना उसमें एक ईगो होनी चाहिए। अगर किसी में क्रिएटिव ईगो नहीं है तो वो अच्छा शायर नहीं है मेरे नज़दीक, या अच्छा तख्लीक़कार नहीं है। ये होती है
और ये बहुत ज़रूरी है। तो जब सही। आप इसे प्रोफ़ेशन के तौर पे अपनाते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा यानी एक कह लें इम्कान है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन एक गालिब इम्कान ये है कि फिर आप अपनी वो क्रिएटिव ईगो को भी एक तरफ रख देंगे, हर चीज़ को, जहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, आपने वहाँ पहुँच जाना, शेयर पढ़ देना। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। यानी हमारे मुल्क के एक बड़े मशहूर ड्रामा निगार हैं हम्म, और बड़े वो फंडामेंटलिस्ट किस्म के आदमी हैं। हम्म, ज़ाहिर है मैं अपने आप को फेमिनिस्ट डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास इतनी एक अक्ल है कि मैं चीज़ों को अनबायस्ड होके एनालाइज कर सकूँ। तो मुझे एक कॉल आई मेरे एक दोस्त की तरफ से, उसने कहा कि एक मुशायरा है उनके घर पे और वो बुला रहे हैं आपको, तो मैंने आपका नाम दिया, आप चलें, वो पे भी करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैंने तो अपनी शायरी में यानी वो जो एक टिपिकल मर्द का तस्वुर है या औरत का है, मैंने तो उसे नहीं अपनाया और ना मैं ऐसी जगह पे मुशायरा पढ़ना चाहूँगा। तो दोस्त ने मुझे मुशायरे की शुरा की फ़हरिस्त भेजी। मुझसे ज़्यादा वो लोग जो अपनी शायरी में क्लेम करते हैं कि वो औरत के हक़ में है या तब्दीली के हक़ में है, वो सारे वहाँ मौजूद थे। इसी तरह सही। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, जमीयत के मुशायरे थे। तो अगर आपके यानी आपका एक स्टैंड होता है, एक स्टैंस होता है ज़िंदगी के बारे में, शायरी के बारे में, उस पे होल्ड करना चाहिए। आपको कहीं से 5-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं और बाज़ औक़ात तो वो भी नहीं दे रहे होते नए लिखने वालों को, सिर्फ़ एक वीडियो के लिए पहुँच जाते हैं या थोड़ी-सी वाह-वाह के लिए। तो ऐसा आदमी क्या यानी अब आगे क्या शायरी करेंगे सही। आप? आपके पास वो कोई बुनियाद ही नहीं है जिस पे आप हम्म, अपनी अपनी बात कह सकें बगैर इस खौफ के कि आपको इसका कोई मुआवज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपनी बात करें, आप शेयर करें सही। और उस पे यानी जो आपका नज़रिया है उस पे कायम रहना चाहिए। इतनी एक शायराना गैरत होनी चाहिए। सही। सही। ठीक हो गया। चलें हमज़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपके वक्त का, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, और जितने भी सवालात थे आपने उनका जो है वो टिपिकल जवाब नहीं दिया, मुझे बड़े अच्छे लगे आपके जवाबात, क्योंकि आपने डिफरेंट एंगल से सारी चीज़ों को जो है वो प्रेजेंट किया, और उम्मीद है कि नाज़रीन जो हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने का और जानने का मौका मिला होगा। तो आपके लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।